होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बचत के साधन। बचत के विनियोग के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं: बैंक, डाकखाना, भारतीय जीवन बीमा निगम, भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सहकारी ऋण समितियां, शेयर, बॉन्ड्स और चिट फंड योजना। चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बैंक बैंक देश की मुख्य वित्तीय एवं व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो धन के लेन देन का कार्य उच्च स्तर पर करती हैं। ये संस्थाएं सुसंगठित होती हैं और इनका सारे देश में एक जाल सा बिछा हुआ है। अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत होती हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स होती हैं। इनमें जमा धनराशि पर ब्याज की प्राप्ति होती है। बैंकों द्वारा जो है चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है और बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऋण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। डाकखाना पारिवारिक बचत के विनियोग का एक उत्तम साधन डाकघर है। डाकघर केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित आर्थिक संस्थान है। डाकघर में पारिवारिक बचत की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करवाना और धन निकलवाना सरल होता है। जीवन बीमा निगम जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा धारक को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। बीमा अवधि के मध्य दुर्घटना में अथवा बीमारी से व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाए तो मृत्यु हो जाने की दशा में नॉमिनी को आर्थिक लाभ और सुरक्षा के रूप में बीमा की धनराशि मिल जाती है। जबकि बीमे की अवधि पूर्ण होने तक व्यक्ति यदि जीवित रहता है तो बीमा धारक को बोनस सहित बीमा धनराशि प्राप्त होती है। भविष्य निधि योजना अर्थात प्रोविडेंट फंड ये सरकारी, अर्ध सरकारी एवं पंजीकृत संस्थानों के कर्मचारियों के लिए होती है। यह एक अनिवार्य बचत योजना है जिसमें प्रायः कर्मचारी के वेतनों का प्रति माह 5 से 8% भाग कटता है तथा इतनी ही धनराशि प्रति माह संबंधित संस्था अथवा सरकार द्वारा जमा की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में प्रति माह उसके मूल वेतन का कुल 10 से 16% तक भाग जमा हो जाता है। इस धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज भी मिलता है और आयकर में छूट भी मिलती है। ये धनराशि ब्याज सहित कर्मचारियों को उसके सेवा काल पूर्ण होने पर मिलती है, अर्थात रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होती है। भविष्य निधि खाता डाकघर तथा बैंक में भी खोला जा सकता है। अगला है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी पारिवारिक बचत की राशि को एक विशेष खाता खोलकर जमा कर सकता है जिसे सार्वजनिक भविष्य निधि खाता कहते हैं। ये खाता भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा अथवा मुख्य डाकघर में भी खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। जमा धन पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है। इस योजना में जमा की जाने वाली धनराशि पर आय कर में भी छूट मिलती है। नियमों के अनुसार जमा धन में से ऋण लिया जा सकता है। योजना के छठे वर्ष के से नियमानुसार आंशिक धन वापस भी लिया जा सकता है और इस योजना को 5 वर्ष के उपरांत 5-5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आजकल बचत का एक अत्यंत लोकप्रिय, लाभदायक और पूर्णतः सुरक्षित साधन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो कि विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं इसके अंतर्गत होती हैं। यूनिट एक प्रकार की अंश पूंजी होती है जिसकी कीमत जीरो होती है, यानी एक यूनिट की जो कीमत होती है वो जीरो होती है। हम यूनिट ट्रस्ट के किसी भी एजेंट के माध्यम से आवेदन पत्र देकर तथा धनराशि को क्रॉस चेक द्वारा देकर यूनिट्स खरीद सकते हैं। यूनिट्स के माध्यम से प्राप्त धन को सरकार विभिन्न सरकारी उद्योगों में लगाती है तथा प्राप्त लाभांश का 90% यूनिट्स के खरीदारों को वर्ष के अंत में लाभांश के रूप में दे देती है। ये यूनिट्स रुपए की आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बेचे जा सकते हैं। सहकारी ऋण समितियां कुछ व्यक्ति समान विचारधारा वाले या एक स्थान पर कार्य करने वाले मिलकर एक सहकारी समिति का गठन कर लेते हैं। समिति के सदस्यों से उनके अंश का धन एकत्र करके मांग के आधार पर समिति के सदस्यों को ब्याज पर ऋण के रूप में दे दिया जाता है। जमा पूंजी का कुछ भाग
किसी उद्योग में लगा दिया जाता है और उससे होने वाले लाभ को सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जिनकी विचारधारा समान है या एक साथ मिलकर एक समिति का गठन कर लेते हैं और उसमें सभी समिति के सदस्य लोग अपने अपने हिस्से का धन एकत्र करते हैं और उसको जो है समिति के सदस्यों में बांटते हैं और ब्याज ब्याज के रूप में दे देते हैं और उस पर या फिर उसको किसी उद्योग में लगा देते हैं, जिससे उसमें जो लाभ प्राप्त होता है वह सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। शेयर, ये निजी उद्योगों तथा कंपनियों द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं। प्रत्येक शेयर की कीमत कंपनी ही निर्धारित करती है और जब कंपनी को लाभ होता है तो उसकी पूंजी बढ़ती है और शेयर की कीमत भी बढ़ती है। ऐसे में शेयर धारकों को लाभ होता है। कंपनी के शेयरों की खरीद एवं बिक्री में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपनी के घाटे की स्थिति में आपको भी घाटा हो सकता है। बॉन्ड्स, ये सरकारी गैर सरकारी कंपनियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। इन पर अधिक ब्याज मिलता है, किंतु जमा की गई राशि की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। इसके बावजूद कंपनी की साख के अनुसार इनके बॉन्ड्स काफ़ी प्रचलित होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये बॉन्ड्स शेयर बाजार के दलालों द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। कुछ सरकारी बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स पूर्ण रूपेण से आयकर से मुक्त होते हैं। और अंतिम है चिट फंड योजना। ये योजना बचत विनियोग का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन यह एक गैर सरकारी योजना है जिसे कई परिचित व्यक्ति आपस में मिलकर चलाते हैं। इस योजना में क्या होता है कि 12 से 14 व्यक्ति मिलकर एक समिति बना लेते हैं और ये समिति उतने ही माह के लिए बनाई जाती है जितने उस योजना के सदस्य होते हैं। अर्थात जैसे समिति में 12 लोग हैं तो 12 माह के लिए बनाई जाएगी, 14 लोग हैं तो 14 माह के लिए बनाई जाएगी, अथवा 18 लोग हैं तो 18 माह के लिए बनाई जाएगी। माह के अंत में लॉटरी निकाली जाती है और जिस सदस्य की लॉटरी निकल जाती है उसे लॉटरी की निश्चित धनराशि दे दी जाती है, लेकिन अगले माह की लॉटरी में उसका नाम नहीं रखा जाता, किंतु उससे पैसा पूरा लिया जाता है। आवश्यकता के समय लॉटरी के बिना भी कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनको धनराशि दे दी जाती है। चूंकि यह योजना गैर सरकारी है, इसलिए इसमें धोखा होने की संभावना रहती है। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्नों का। आज का पहला प्रश्न है, पारिवारिक बचत के सुरक्षित विनियोग के साधन कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना पर टिप्पणी लिखिए। तो आज हमने पढ़ा बचत के साधनों के बारे में और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बचत के साधनों के रूप में बैंक के बारे में विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, बैंक में बचत का धन सुरक्षित रहता है या असुरक्षित रहता है। बैंक में बचत का धन सुरक्षित रहता है या असुरक्षित रहता है, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखा कीजिए और अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो लिखने की आदत डालिए और हमेशा प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए। और इससे पहले के लेक्चर्स में इससे पहले के पाठों को पढ़ाया गया है, लेसन्स को पढ़ाया गया है, तो यदि आपके छूट गए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।